प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं सीके हिंदी वर्ल्ड। लगातार सीके हिंदी वर्ल्ड के अंतर्गत यूजीसी, नेट, जेआरएफ हिंदी में जो शामिल रचनाएं हैं उनके बारे में बातचीत की जा रही है, उनका अध्ययन किया जा रहा है। इसके पहले की कक्षा में हमने प्री प्रवास पर बातचीत किया था, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उस पर बातचीत किया था। उसके पहले से लेकर आखिरी सर्ग तक की कथा वस्तु पर बातचीत किया था और उसमें कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, उससे संबंधित आलोचकों के मुख्य कथन कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हमने की थी। आज हम इस सत्र में देखने जा रहे हैं कि पद्मावत के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। पद्मावत भाग 1, इस पहले भाग के अंतर्गत हम पद्मावत की शुरुआती कुछ चीज़ों पर बातचीत करेंगे जिसका संबंध सीधे सीधे यूजीसी नेट की परीक्षाओं से होगा। ठीक है, मैं चंद्रशेखर, आप क्लास में बने रहिए। लगातार आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के आधार पर सारी रचनाएं धीरे धीरे प्राप्त हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि पद्मावत के बारे में क्या क्या हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पद्मावत का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास की किस काव्यधारा से है, हिंदी साहित्य इतिहास में इसका स्थान कहाँ पर है, और दूसरी बात इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसका रचना काल कब है। रचना काल इसका मतलब है इसका रचना काल कब है, इसका रचना काल कब है, और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, प्रारंभिक बातों को हम इस तरह से जानेंगे कि पद्मावत भक्ति काल की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पद्मावत का संबंध किस काल से है, भक्ति काल से है। पद्मावत का संबंध किस काल से है, भक्ति काल से है। भक्ति काल की दो शाखाएं टूटती हैं, एक निर्गुण शाखा, एक निर्गुण काव्यधारा होती है और दूसरी सगुण काव्यधारा होती है। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत फिर दो शाखाएं होती हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा होती है और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा होती है। और उसी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी प्रेम मार्ग के अंतर्गत यह पद्मावत अपना स्थान बनाता है, पद्मावत महाकाव्य अपना स्थान बनाता है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार है। प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार है। यहाँ मालिक लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के समय के बारे में जब हम ध्यान देते हैं तो इनका समय 1464 ईस्वी से लेकर के 1542 ईस्वी तक ठहरता है। 1464 ईस्वी से लेकर के 1542 इनका समय रहता है। और यह समय हम आपको बता रहे हैं बच्चन सिंह की किताब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के माध्यम से। बच्चन सिंह के अनुसार इनका समय 1464 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक था। और हम जानते हैं 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना पूर्ण हुई थी। 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना पूर्ण हुई थी और उसके 2 वर्ष बाद ही 1542 ईस्वी में इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी का निधन हो गया था। ठीक है, इतनी बातों को हमने जाना। पद्मावत एक महाकाव्य है, इसका संबंध भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की प्रेम मार्गी शाखा से है। ठीक है, पद्मावत में कुल मिलाकर के कितने खंड हैं, पद्मावत में कुल मिला के 57 खंड हैं। कभी कभी एक सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पद्मावत में कितने खंड हैं, तो पद्मावत में 57 खंड हैं। इसके बारे में हम जानते रहेंगे। एक और बात कि जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जायसी ग्रंथावली का संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और इसके प्रथम संस्करण का वक्तव्य संवत 1981 है। इसका मतलब 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। जायसी ग्रंथावली का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब किया था, 1924 ईस्वी में। इसका समय कब है, 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी ध्यान से जानते रहेंगे। अब हम आज की जो कक्षा है मुख्य रूप से पद्मावत के सारांश पर है। पद्मावत के भाग 1 में हम लोग पद्मावत के सारांश की बात करेंगे। इस सारांश के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें पात्र कौन कौन से आते हैं और घटनाक्रम किस तरह से घटित होता है। तो आज की जो कक्षा है वो मुख्य रूप से पद्मावत के सारांश पर आधारित है। पद्मावत के सारांश पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सारांश क्या है।
पद्मावत की कथा जो संक्षेप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है, उसी सारांश को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको ध्यान से देखिए और इसी में से 3-4 प्रश्न ऐसे बनेंगे जो कभी कभी सामान्य रूप से पूछ लिया जाता है परंतु हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसकी कथा वस्तु को प्रारंभ से देखते हैं। इसकी कथा वस्तु कैसी है, इसकी कथा वस्तु किस प्रकार से घटती है, घटना किस प्रकार से है। ठीक है, तो सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन, सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या है पद्मावती। ठीक है, कहाँ के राजा हैं गंधर्वसेन? सिंघल द्वीप के राजा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन है राजा का नाम क्या है? गंधर्वसेन है। उनकी कन्या कौन है? पद्मावती। पद्मावती को तो सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पद्मावती के पिता का नाम क्या था, तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। पद्मावत महाकाव्य में पद्मावती के पिता का क्या नाम था? राजा गंधर्वसेन। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। राजा गंधर्वसेन कहाँ के राजा थे? सिंघल द्वीप के राजा थे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे 3 बातें जानने को मिली कि एक सिंघल द्वीप है, उसके राजा गंधर्वसेन है और उनकी कन्या है पद्मावती, जो रूप और गुण में जगत में अद्वितीय है। जितना सुंदर वो है, जितना उसका अच्छा गुण है, वो जगत में और किसी का नहीं है और इसीलिए उसके लायक कोई वर नहीं मिल रहा है। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ रहता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो पद्मावत में जो सुआ रहता है, जो तोता रहता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हीरामन। ठीक है, तो हीरामन नाम का एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। हीरामन की विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है कि पद्मावत में जो हीरामन होता है उसकी विशेषता क्या है? तो उसका नाम हीरामन था और उसका वर्ण सोने के समान था, पूरा वाचाल और पंडित था। इन बातों को जानते रहे, जानकार था और बोला करता था, बहुत पंडित था, ज्ञानी था। और एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ पूछ ही रहा था कि राजा ने सुन लिया। और जब राजा ने सुन लिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और राजा ने गुस्सा किया और राजा के डर से जो तोता होता है वो एक दिन वहां से उड़ जाता है। ठीक है, पद्मावती ने सुन करके बहुत विलाप की। जब पद्मावती को पता चलता है कि राजा के डर से, राजा गंधर्वसेन के कोप के डर से, गुस्से के डर से उसका सुआ हीरामन उसे छोड़कर चला जाता है, तो पद्मावती बहुत विलाप करती है, उसे बहुत पीड़ा होती है, उसी से कुछ बातचीत किया करती थी। उसके बाद वो तोता जाता कहाँ है? वह सुआ जो है वन में उड़ता हुआ एक बहेलिये के हाथ में पड़ गया और उस बहेलिये ने उसको ले जाकर के चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। उसे बाजार ले जाता है और वो चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ में बेच देता है और उसके बाद वह ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को 1 लाख दे करके चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसको खरीद लिया। कहाँ का राजा है रतन सेन? चित्तौड़ का राजा है। चित्तौड़ के राजा का क्या नाम है? रतन सेन। इसको भी ध्यान में रखें क्योंकि यही मुख्य रूप से कहानी के नायक के रूप में सामने आते हैं। ये कितना रुपए देकर के खरीदा था? 1 लाख रुपए देकर के खरीदा था। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1 लाख देकर के चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे खरीद लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगे और उसके बाद एक दिन जब राजा शिकार करने गया हुआ था तब उसकी रानी नागमती ने क्या किया, जिसे अपने रूप पर बड़ा गर्व था, रानी नागमती को अपने रूप पर बड़ा गर्व था, अभिमान था कि मेरे बराबर कोई भी विश्व सुंदरी संसार में नहीं है, तो उसे अपने रूप पर बड़ा गर्व था और उसने आकर सुए से पूछा। सुए से क्या पूछती है कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं कोई और है क्या? वो ऐसा पूछती है उस सुए से। इस पर सुआ हंसता है क्योंकि उसने पद्मावती के सौंदर्य को देखा हुआ था और उसको पद्मावती के सौंदर्य की अपेक्षा किसी का सौंदर्य अच्छा नहीं लगता था। सबसे अधिक खूबसूरत पद्मावती थी। तो जब रानी नागमती ऐसा सवाल पूछती है, इसको अपने रूप और पर बड़ा गर्व था, अभिमान था, अहंकार था, वह उस तोते से पूछती है कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है क्या? उसकी इस बात पर तोता हंस देता है, सुआ हंसता है और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का फर्क है। मतलब वो जो पद्मिनी है वो सुबह एकदम दिन के बराबर है और तुम जो नागमती हो अंधेरी रात के बराबर हो। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा कर दे। सामंतवादी व्यवस्था में अगर किसी राजा को किसी दूसरी स्त्री, अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री के रूप और सौंदर्य का वर्णन सुनने को मिल जाता था तो उसे प्राप्त करने के लिए चल पड़ता था। इसीलिए रानी नागमती इस बात से डरती थी कि कहीं यह सुआ
इस बात को जाकर के पद्मिनी के रूप की प्रशंसा जाकर के वो राजा से न कर दे, राजा रतन सेन से न कर दे, इसलिए उसने उसे मारने का आदेश दे दिया। जब रानी ने उसे मारने की आज्ञा दे दी, लेकिन उसके बाद भी उसकी चेरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं, बल्कि उसे अपने पास कहीं छिपा रखा था। ठीक है, अब कथा आगे बढ़ती है। अब क्या होता है, जब राजा वापस आएंगे, लौटने पर जब सुबह के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ। जब शिकार खेल करके राजा रतन सेन लौटा तो उसने देखा कि उसका सुआ उसके स्थान पर नहीं है। तो क्या होता है कि उसने सारी व्यथा कह सुनाई। तब उसने उस चेरी, जब उसको लाया जाता है सुआ को, जो चेरी थी उसने घर में रखा हुआ था अपने, वो लाती है सुआ को, तब उसने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर के राजा मूर्छित हो गया। देखिए, सबसे पहले राजा रतन सेन किसके मुंह से पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर मूर्छित होते हैं? तो सबसे पहले वह पद्मिनी के रूप का वर्णन सुआ से, जो हीरामन सुआ है वह सुनाता है पद्मिनी के रूप का वर्णन, तो वह मूर्छित हो जाता है। ध्यान रहे कि नागमती ने उसके रूप का वर्णन सुना तब वह मूर्छित नहीं हुई थी, लेकिन रतन सेन उसके रूप का वर्णन सुनकर के मूर्छित हो गया। और अंत में क्या होता है, वियोग से व्याकुल होकर के उसकी खोज में घर से योगी बन करके निकल पड़ता है। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही तोता रहता है। गुरु सुआ यही पंथ दिखावा। यहाँ पर आपको प्रतीक योजना के बारे में हम अगली कक्षा में बताएंगे, लेकिन जानते रहिए कि यहाँ पर जो हीरामन तोता है, हीरामन सुआ है, यह बहुत ही एक गुरु के किरदार के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि यह हीरामन उस रतन सेन को आगे आगे रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा है। उसमें पंक्ति आती है पद्मावत में, गुरु सुआ यही पंथ दिखावा, गुरु बिना गुरु जगत को नहीं पावा। तो यह आप विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि हीरामन इस किरदार में है, इसलिए इसको कई बार पात्रों को सही जोड़ा मिलाने में पूछा जाता है कि कौन सा पात्र किस महाकाव्य का है या किस रचना का है। तो हीरामन को विशेष रूप से याद रखेंगे, उसकी विशेषताओं को भी याद रखेंगे, ठीक है, उसकी प्रतीक योजना को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरामन उसको आगे आगे रास्ता दिखाता है, वह रतन सेन को ले जाता है, और साथ में 16,000 कुंवर भी योगियों के वेश में थे। मतलब राजा भी योगी के वेश में निकल जाता है, राजा रतन सेन योगियों के वेश में निकलता है, योगी बन करके निकल पड़ता है। और फिर कितने रहते हैं, 16,000 कुंवर भी योगियों के वेश में पद्मावती के राजा रतन सेन के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो राजा रतन सेन जो चित्तौड़ का राजा था, इसकी पत्नी नागमती थी, और वो पद्मावती के रूप का वर्णन हीरामन सुआ से सुन करके उसके पीछे पीछे चल देता है, ताकि पद्मावती तक पहुंचा जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं कथा आगे क्या मोड़ लेगी। कलिंग से योगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला। कहाँ चलता है? कलिंग से योगियों का यह दल बहुत से जहाजों पर सवार होकर के चलता है और सिंघल की ओर चल देता है। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत, सूफी साधना में कष्ट झेलने की जो उसकी थ्योरी रही है, ये अनेक कष्ट झेलने के उपरांत ही, वियोग झेलने के उपरांत ही आपका परमात्मा से संयोग होगा। तो आत्मा को इस तरह के कष्ट झेलने का विधान है, सिद्धांत है। तो अनेक कष्ट झेलने के उपरांत वह सिंघल को पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में योगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा। जो राजा है वहां सिंघल में पहुंचने के बाद एक शिव का मंदिर होता है, भगवान शिव का मंदिर होता है, और वहीं पर बैठ करके योगियों के साथ बैठ करके पद्मावती का ध्यान और जप करने लगता है। उसके बाद हीरामन सुबह ने जाकर के पद्मावती से यह सवाल कहा। जो ये हीरामन सुआ है, ये राजा रतन सेन और पद्मावती के मध्य में मध्यस्थता निभा रहा है, यानी कि एक गुरु आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, वो रास्ता दिखा रहा है। इसीलिए जो हीरामन है यहाँ पर गुरु का प्रतीक बनकर के सामने आया है। गुरु सुआ यही पंथ दिखावा। प्रतीक योजना पर पूरी कक्षा हम अलग से बनाएंगे, आप देखते रहिए। तो हीरामन सुबह ने जाकर के पद्मावती से यह सवाल कहा। उसके बाद क्या होता है कि राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। जब पद्मावती यह जानती है कि राजा रतन सेन प्रेम में सत्यता का भाव लेकर के आया हुआ है, तब वो भी प्रेम में विकल होती है। और श्री पंचमी के दिन एक दिन क्या करती है पद्मावती की शिव पूजन के लिए उस मंदिर पर गई, और उसके बाद राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। यहाँ दूसरी बार राजा, पहली बार तो उसमें जो सुआ था हीरामन, उसके मुख से उसके रूप और गुणों की प्रशंसा सुनकर के राजा रतन से मूर्छित हुआ था। दूसरी बार सिंघल द्वीप में आकर के जब वो शिव के मंदिर में पूजा करता रहता है, तब उसी दिन श्री पंचमी के दिन
पद्मावती आती है, वो भी शिव पूजन के लिए उस मंदिर में आती है और उसके रूप का वर्णन सुन करके राजा रतन सेन फिर से मूर्छित हो जाता है। तो दूसरी बार यहाँ मूर्छित होता है। उसका दर्शन अच्छी तरह से न कर पाता है मूर्छित होने के कारण। जागने पर राजा बहुत अधीर होता है। इस पर पद्मावती ने उसको संदेशा कहलवा भेजा कि जब उचित समय था तब तो तुम चूक गए, अब इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। इस जो दुर्गम सिंघलगढ़ है, अगर तुम यहाँ चढ़ सकते हो, जहाँ मेरा निवास है, जहाँ मैं रहती हूँ, तब तुम आकर के मुझे देख सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अब रतन सेन क्या करता है, आगे चलते हैं। शिव से उसके बाद वहाँ पे तमाम प्रकार की तपस्याएं जब तक साधना करता है, फिर शिव से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। राजा रतन सेन क्या करता है, शिव से भगवान महादेव से सिद्धि प्राप्त करके रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा। ठीक है, अपने योगियों के साथ गढ़ में घुसने लगता है जहाँ पर पद्मावती रहती है। पर सवेरा हो गया और वह पकड़ लिया गया। सवेरा होते ही वह क्या कर लिया गया, पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से, राजा गंधर्व सेन कौन, पद्मावती के पिता। राजा गंधर्व सेन पद्मावती के पिता है और उन्हीं राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली पर चढ़ा देने की आज्ञा दे दी जाती है कि उनको सूली पर चढ़ा दीजिए। इतने में क्या होता है कि 16,000 योगियों ने उस गढ़ को घेर लिया। उसमें महादेव रहते हैं, हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है, इसमें राजा रतन सेन की सहायता करते हैं। महादेव, हनुमान आदि सारे हिंदू देवी देवता उसमें जाते हैं, योगियों की सहायता के लिए, राजा रतन सेन की सहायता के लिए आ जाते हैं। और गंधर्व सेन की सारी सेना हार जाती है और अंत में जब गंधर्व सेन देखता है कि योगियों के बीच में महादेव शिव स्वयं उपस्थित होकर के गंधर्व रतन सेन की सहायता कर रहे हैं, तब वो क्या करता है, गंधर्व सेन जो पद्मावती का पिता होता है, गंधर्व सेन शिव के, भगवान शिव के कदमों में गिर पड़ता है, उनके पैरों में गिर पड़ा और गिर करके क्या बोलता है, पद्मावती तो आप ही की है। वो क्या कहता है कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहिए आप उसे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो जाता है और दोनों कहाँ चले जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में, जहाँ का राजा रतन सेन। ठीक है, इसको बात को ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कथा में किस तरह से मोड़ आता है, नया मोड़ क्या आता है। राजा रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। अब इस राघव चेतन नाम के पंडित का नाम विशेष रूप से याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विधान का आवश्यक अंग है। ठीक है, राघव चेतन नाम का एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, तंत्र मंत्र सिद्ध था, इससे यक्षिणी सिद्ध थी। और वह पंडितों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन क्या किया, प्रतिपदा के दिन को ही द्वितीया कह करके यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उसको द्वितीया कह करके उसने यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। और जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। राघव चेतन को राजा रतन सेन ने क्या कर दिया, देश निकाला दे दिया। और राघव क्या करता है, राजा से बदला लेने के लिए भारी पुरस्कार की आशा से कहाँ चला जाता है, दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में चला जाता है। और वहाँ उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाया और दिखा करके उसके रूप को संसार में सबसे ऊपर बताया। पद्मावती के रूप को दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के सामने सबसे ऊपर बताता है कि संसार में उसके रूप के समान कोई दूसरा रूप नहीं है, कोई दूसरा सौंदर्य नहीं है। इसलिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन के पास पत्र भेज दिया। ये ऐसे सुंदर स्त्री तो मैं सम्राट हूँ दिल्ली का, मेरे पास होनी चाहिए। तो अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन के पास पत्र भेजा, जिसे पढ़ करके राजा रतन सेन अत्यंत क्रोधित होता है और उसके बाद लड़ाई की तैयारी में निमग्न हो जाता है। लड़ाई की तैयारी करने लगता है कि अगर कोई यहाँ पर आएगा तो हम उससे युद्ध करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसके बाद जब वो क्रुद्ध हो जाते हैं, पद्मावती को नहीं भेजते हैं, लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं, बल्कि तब कई वर्षों तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा। अलाउद्दीन स्वयं आकर के चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और कई वर्षों तक घेरे रहता है, परंतु उस चित्तौड़ को वह तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, दुर्ग को तोड़ नहीं पाता है। अंत में उसने छल पूर्वक संधि करने का प्रस्ताव दिया। उसने क्या किया, जीत तो पाया नहीं तो छल करता है, छल से जीतना चाहता है। तो राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। राजा रतन सेन ने उसके संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर उसको खाने पर बुलाया, बादशाह को दावत दी। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने भी पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए दर्पण में देख ली और जिसको देखते ही वह भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जैसे राजा रतन सेन मूर्छित हो गया था उसे देख करके, तो सुआ हीरामन सुआ के मुख से उसके रूप और सौंदर्य का वर्णन सुन करके मूर्छित हो गया था। शिव के मंदिर में श्री पंचमी के दिन उसे देख करके रतन सेन मूर्छित हो गया था। उसी प्रकार यहाँ पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन एक दर्पण में दिखाई दे गया, एक शीशे में दिखाई दे गया दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन को, तो वो भी मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है
प्रस्थान के दिन जब बहुत दिन तक उनका सेवा सत्कार होता है, प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, राजा रतन सेन बादशाह अलाउद्दीन को बाहर गेट तक पहुंचाने जाते हैं, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा वो पकड़ लिए जाते हैं और उनको दिल्ली ले जाया जाता है। यही राजा रतन सेन को छल से कैद कर लेता है दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन। अब उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। उसके बाद होता क्या है, जब राजा रतन सेन को कैद करके दिल्ली ले जाया जाता है, तब पद्मिनी को यह समाचार सुनकर के बहुत दुख होता है, बड़ी ग्लानि होती है, वह व्याकुल हो जाती है। उसके बाद तुरंत वो क्या करती है कि वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगती है। गोरा और बादल दो वीर सिपाही होते हैं। गोरा बादल की कथा नाम से एक रचना है, आप बताइए वो किसकी रचना है। तो गोरा बादल नाम के दो वीर क्षत्रिय सरदार रहते हैं। वो 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपा करके दिल्ली पहुंच जाते हैं। पालकियां बैठाते हैं जिनमें स्त्रियों को बैठना चाहिए, उन पालकियों में ये सशस्त्र सैनिक छिप कर बैठ जाते हैं और बादशाह के पास जाते हैं। यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलने के बाद, पहले वो पद्मिनी आई हुई हैं आपके लिए, आपने बुलाया था तो वो आई हुई हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले वो अपने पति से मिलेंगी, उसके बाद आपकी सेवार्थ आपके हरम में जाएंगे। ठीक है, तो आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी जाती है और उस कोठरी में रानी पद्मावती नहीं थी, उसमें तो एक लोहार निकल पड़ता है और निकल करके राजा की बेड़ियां काट देता है। और रतन सेन पहले से ही एक घोड़ा उनके लिए तैयार किया रहता है, घोड़े पर बैठ करके सवार होकर के निकल जाते हैं। शाही सेना उनका पीछा करती है और पीछा करते देख करके वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर के, जो गोरा रहता है वो उस बादशाह के सिपाहियों को रोकता है और बादल रतन सेन को लेकर के चित्तौड़ पहुंच जाता है। ठीक है, वो एक बार फिर से सुरक्षित ढंग से चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। पहले पद्मावती को लेके गए थे, अब यहाँ जो है दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की कैद से निकलने के बाद फिर से चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। चित्तौड़ आने पर होता क्या है कि पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही। यानी पद्मिनी ने रतन सेन को बताया कि कुंभलनेर का एक राजा है, उसका नाम है राजा देवपाल, और वह भी दूती भेजने की बात कर रहा था। जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। राजा रतन सेन जब ऐसी अपमानजनक बात सुनते हैं तो वो कुंभलनेर को जाकर घेर लेते हैं। उसके बाद लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे जाते हैं। यानी जो कुंभलनेर के राजा देवपाल से लड़ने गए थे राजा रतन सेन दूती भेजने वाले प्रसंग में, तो वहां पर भी दोनों में आपस में लड़ाई होती है। राजा रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा रहते हैं, नागमती के पति रहते हैं, लेकिन बाद में पद्मिनी से भी उनका विवाह होता है और वो जाकर के कुंभलनेर के राजा देवपाल को घेर लेते हैं, उनसे युद्ध होता है और युद्ध होते होते राजा देवपाल और राजा रतन सेन दोनों मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया जाता है और उनकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ जाती हैं। और पीछे जब सेना सहित इधर चिता में जल करके दोनों पत्नियां जल जाती हैं, सती हो जाती हैं, और पीछे अलाउद्दीन जो चित्तौड़ में पहुंचता है वहां राख के ढेर के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के पद्मावत की कथा समाप्त होती है कि जिस पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी उनका पीछा कर रहा था और अलाउद्दीन पीछा कर रहा था दिल्ली का बादशाह, और राजा रतन सेन से युद्ध करना चाहता था, जिनको पराजित करने के उपरांत ही हम पद्मावती को प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा रतन सेन देवपाल के साथ लड़ाई में मारे जाते हैं। देवपाल भी मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब राजा रतन सेन चिता पर जलते हैं तो उनकी दोनों पत्नियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति की चिता के साथ बैठ करके चिता में ही भस्म हो जाती हैं, वो राख हो जाती हैं और अलाउद्दीन के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, एक मुट्ठी राख के अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के पद्मावत की कथा समाप्त होती है। इसमें 57 खंड हैं और मलिक मोहम्मद जायसी जो भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उन्होंने इसको 1540 ईस्वी में पूरा किया था। 57 खंड है इसमें, 1540 में पूरा किया और 1542 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इनके बारे में हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और अन्य आलोचकों ने पद्मावत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कथन कहे हैं। उन कथनों के बारे में हम विचार करेंगे कि किन किन आलोचकों ने पद्मावत के बारे में क्या क्या कहा हुआ है।
ठीक है। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण बात, ये तो हो गया सारांश में सारी बातें नहीं बताई गई हैं, अभी और भी बातें बताई जाएंगी, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि आचार्य आलोचकों के हवाले से जो आलोचक क्या कहते हैं, आलोचक पद्मावत के बारे में क्या क्या बात कहते हैं उसको भी हम ध्यान देंगे। पहली बात यह है कि आलोचक पद्मावत के बारे में क्या क्या कहते हैं इसको देखेंगे। आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि अनेक आलोचकों के बारे में हम देखेंगे कि वो पद्मावत के बारे में क्या क्या कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी बात यह है कि नागमती का वियोग वर्णन जो है, नागमती का वियोग वर्णन जो रतन सेन की पत्नी है, राजा रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा हैं, उनकी पत्नी रानी नागमती है। रानी नागमती के वियोग का वर्णन पूरे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। जब वह राजा रतन सेन योगी बनकर के निकल पड़ता है और रानी घर में अकेली रह जाती है, रानी नागमती घर में अकेली रह जाती हैं, तो उस रानी नागमती का जो वियोग वर्णन है वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। वियोग वर्णन, रानी नागमती का वियोग वर्णन, रानी नागमती वियोग खंड आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसके बारे में पूरी तरह से हम अध्ययन करेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या की जाएगी, ठीक है। तो आलोचकों के हवाले से पद्मावत का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पद्मावत की और भी जो चीजें बची हुई हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और पद्मावत में जो नागमती का वियोग खंड है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसके बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, सीके हिंदी वर्ल्ड को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पद्मावत की अगली बातों के साथ अगले भाग में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।